हे एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सारी चीजें आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अनवरत और बढ़िया तरीके से चल रही होंगी। अभी आने का जो पर्पस है अभी हमारा है 1 PM पे, वो ये है कि अनअकैडमी का जो कॉम्बैट होता है, जो लास्ट आपने कॉम्बैट दिया है, उसके पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना, ठीक है ना। सो राइट सर्स एंड मैम्स, सो फटाफट आई एम गोइंग टू मेक अ डिस्कशन ऑफ इट ऑन इट, ठीक है ना सर। सो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, पहले कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइज फटाफट आ जाएं सभी लोग पहले, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ डिस्कशन ऑफ इट, ठीक है, आ जाएं सर। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो अभी हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के कॉम्बैट वाले सेशन के ऊपर में। सो कॉम्बैट का सेशन है जिसमें अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, जो लास्ट कॉम्बैट में पेपर आए हुए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन रिगार्ड टू योर पॉलिटी को लेकर जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो रिलेटेड टू योर सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप नागरिकता को लेकर के, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ। So, Article 5 of the Indian Constitution provides for citizenship for every person at the time of commencement of the Constitution. The expression every person includes which of the following? A prisoner, members of the armed forces, select the correct code, answer using the codes given below. ठीक है, ये आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। So, it is regarding your Article 5. Article 5 के रिगार्डिंग में कहा गया है कि which of the following जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है आपके। तो इसमें जो टर्म दिया गया आर्टिकल 5 के अंतर्गत, तो उसका मतलब पूछा गया, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब बताया गया कि एवरी पर्सन का मतलब क्या होता है। इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रिजनर, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड आंसर्स वर ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो आई वुड लाइक टू से कि इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी बोथ, ठीक है ना। दोनों का दोनों आंसर इसका सही होगा, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बिकॉज ये जो एवोल्यूशन हुआ है कि एवरी पर्सन में जो प्रिजनर को भी शामिल किया जाएगा और मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, that is through judicial pronouncement, यानी कि जो बी सी होगा that would be the correct answer. So article 5 of the Indian Constitution जो प्रोवाइड कर रहे हैं सिटीजनशिप के बारे में, जहां ये शब्द दिया गया है, एक्सप्रेशन है every person includes prisoners as per observation of the Supreme Court in the state of Maharashtra versus प्रभाकर केस 1966, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो है ये जजमेंट बेस्ड है, जजमेंट बेस्ड मतलब as per the Supreme Court's judgment। तो उन्होंने जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस था प्रभाकर केस 1966 में, उन्होंने कहा कि एवरी पर्सन दैट इज ऑल फाइन, जो हम लोग जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है दैट इज राइट, बट इसके अंतर्गत जो है मैं इंक्लूड प्रिजनर्स को भी करेंगे एज पर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो इट विल इंक्लूड व्हाट? प्रिजनर्स एज वेल। साथ ही साथ इसमें क्या है, एक और केस था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा था, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतपाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1982 का। तो इसमें आर्म फोर्सेस के मेंबर को भी इसमें शामिल किया गया है, आर्म फोर्सेस को भी। सो दीज आर द 2 जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जिसके माध्यम से हम देखते क्या है कि आर्टिकल 5 में जो टर्म डिफाइन किया गया एवरी पर्सन, उसमें इन दोनों को भी शामिल किया गया, दैट इज कॉल्ड द प्रिजनर्स। और दूसरा हमारे पास है आर्म्ड फोर्सेस। इसलिए जो आंसर यहां पे हो रहा है वो आंसर क्या होगा? ये आपका बोथ आंसर होगा 1 and 2, ठीक है ना। सो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी इसमें शामिल होंगे एंड जो है जो प्रिजनर्स हैं वो भी इसके परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, ठीक है सर एंड मैम्स, ठीक है, ओके। सो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट सर एंड मैम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, व्हाट सेज क्वेश्चन नंबर 2। सो इट वाज अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट था ये, जिसके ऊपर ये बेस किया गया था, ठीक है। Now, again, there is a question. Consider the following statements. Under the Constitution of India, there exists separate domicile for different states. Separate domicile for different states. So, consider the following statements. तो इसमें ये कहा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत separate domicile का प्रोविजन किया गया है for different states के लिए, ठीक है ना। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, right to change domicile of birth is not available to any person, ठीक है ना। So, your beloved word is here, not available to any person. So, अब आपको विचार क्या करना है कि भारत के संविधान के अंतर्गत सेपरेट डोमिसाइल फॉर डिफरेंट स्टेट्स होगा, ठीक है ना। दूसरा, राइट टू चेंज डोमिसाइल ऑफ बर्थ इज नॉट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है ना। ये इन दोनों के ऊपर बात करना है और देखना है कि आपका इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट, ये आपने कई बार देखा होगा, हमने डिस्कस भी किया है, इनफैक्ट एक स्पेशल सेशन में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था। तो यहां इसका आंसर होगा दैट इज कॉल्ड नाइदर 1 नॉर 2। क्यों होगा? क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेट डोमिसाइल का प्रोविजन नहीं है फॉर डिफरेंट स्टेट्स के लिए, बल्कि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केस है प्रदीप जैन का केस था, 1984 का केस है। तो पूरा केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 हैज स्टेटेड दैट देयर इज ओनली 1 डोमिसाइल फॉर इंडिया, ठीक है ना।
under Indian Constitution, and that is domicile for India. Domicile for India, ठीक है ना, domicile for India. The court observed that a separate domicile for a state does not exist. Every person has the right to change domicile of birth. So आपके पास क्या है, एक भारत के बस निवासी हैं आप, ये है यहाँ पे domicile of India है, एंड अब अकॉर्डिंग टू योर बर्थ आप चेंज कर सकते डोमिसाइल को. अब हो सकता है मेरा ओरिजिन हो बिहार का और मेरा डोमिसाइल अगर हो जाए यहाँ पे हरियाणा में, फरीदाबाद में, ठीक है ना, हरियाणा में, तो दैट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट थिंग, ठीक है ना. तो हमारे यहाँ डोमिसाइल हो जाए वो इंडिया का केस है, जो कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड कर दिया, क्लियर कर दिया था कि प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1984 का, जिसमें कहा गया देयर इज ओनली वन डोमिसाइल फॉर इंडिया एंड दैट इज द डोमिसाइल फॉर इंडिया, ठीक है ना. ठीक है, सो कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सेपरेट डोमिसाइल फॉर अ स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट. एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चेंज डोमिसाइल ऑफ बर्थ, ठीक है ना. उसे अपने बर्थ के अकॉर्डिंग जो है सो चेंज डोमिसाइल ऑफ बर्थ को वो चेंज कर सकता है, ठीक है. तो इसलिए दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट था यहाँ पर में वो गलत साबित होता है. स्टैंड्स रॉन्ग, राइट सर एंड मैम्स. तो ये स्टेटमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना. नाउ अब देखेंगे क्या, इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपकी वैकेंसी वगैरह भी कई बार आती है किसी स्टेट स्पेसिफिक होकर के, तो वो डोमिसाइल पूछता रहता है. तो वहां पे देखें डोमिसाइल में एक क्लॉज ये रहता है सर्टेन टाइम पीरियड को लेकर के. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी पार्ट 2 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना. पार्ट 2 का मतलब ये हो गया कि सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ ये मसला है. सो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 6 प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन and the intention to reside permanently in India must be formed before undertaking actual migration. Actual migration, right? So before actual migration, undertaking before actual migration. So mind single word, each and every words, sirs and ma'ams. Okay. Now, second statement reads like this: to be eligible for citizenship under Article 6, the migration implies a movement is voluntarily and not for a limited period. So which of the statement given above is or are correct? ठीक है ना. सो आर्टिकल 6 के बारे में ये बात करना है, आर्टिकल 6 के कंटेक्स्ट में हमें ये बात करना है, 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 6 प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन एंड इंटेंशन टू रेसिड परमानेंटली इन इंडिया मस्ट बी फॉर्म्ड बिफोर अंडरटेकिंग द एक्चुअल माइग्रेशन, ठीक है ना. एंड टू बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 6, माइग्रेशन इंप्लाइज मूवमेंट इज वॉलंटरली, यानी कि स्वेच्छा से आप आ रहे हैं, दैट इज राइट, एंड दैट इज नॉट फॉर अ लिमिटेड पीरियड. इसका मतलब हो गया कि आप परमानेंट बेसिस पे यहां आ रहे हैं. सो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स राइट, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है ना. दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट. सो 2 वुड बी द करेक्ट वाले, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर सर्स एंड मैम्स, ठीक है. ये सानू देवी वर्सेस मंगल सेन केस 1961 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इंटेंशन टू रेसाइड इन इंडिया टू क्लेम सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल कैन बी फॉर्म्ड इवन लैटर, ठीक है ना. जबकि यहां क्या लिखा हुआ था बिफोर, ठीक है ना, इवन लैटर. सो आई टोल्ड यू गाइस कि जब भी आप देखें क्वेश्चन को बहुत पर्टिकुलर होकर देखने का है, दिस इज कॉल्ड बिफोर, सो इट इज नॉट दैट. सो इसके अलावा मतलब इन द केस ऑफ लेटर केस यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है ना. सो ये मस्ट बी फॉर्म्ड बिफोर होगा, नहीं होगा. इवन लेटर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो इन शानो देवी वर्सेस मंगल सेन केस 1961, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द इंटेंशन टू रेसाइड इन इंडिया क्लेम सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 6 कैन बी फॉर्म्ड इवन लेटर. बिफोर भी कर सकते हैं और आफ्टर भी कर सकते हैं, दोनों चीजें. लेकिन बस केस में क्या था, मस्ट हैव, बिफोर क्या था, मस्ट बी बिफोर. सो मस्ट बी फॉर्म बिफोर अंडरटेकिंग, ठीक है ना. तो मस्ट बी नॉट नहीं होगा, बल्कि यू हैव द चॉइस कि आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है ना. सो इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट है, दैट इज राइट वन, ठीक है सर्स एंड मैम्स. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. दैट इज अगेन गुड क्वेश्चन, बट जजमेंटल क्वेश्चन है, जजमेंट को लेके ही ये भी क्वेश्चन है, ये भी आया था आपसे, ये भी देख लेते हैं हम लोग. है कि ये बात कर रहा है कि एक जजमेंट आया है, उत्तराखंड का केस था, ये मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस 2020 का, ठीक है ना. उस संदर्भ में आपको ये जो स्टेटमेंट दिए गए इन तीनों स्टेटमेंट के ऊपर आपको विचार करना है. कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या कहा कि साहब जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, आर्टिकल 16 आपको याद होगा, 16(4) एंड 4A दोनों डिस्कशन किया हुआ है हमने फंडामेंटल राइट्स में. सो कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A है are in the nature of enabling provisions, wasting a discretion on the state government to consider providing reservations if the circumstances so warrant, right? This is the one statement. It is settled law that the state cannot be directed to give reservations for appointment in public posts, cannot be directed, ठीक है. एंड सो इसमें लाइन से भी आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत है. However, if the state wishes to exercise its discretion and make such provision, it has to collect quantifiable data showing inadequacy of representation of that class in public services. So which of the statements given above is or are correct? ठीक है ना. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है पहले जो दिया गया है वो सही है सर्स एंड मैम्स, ठीक है. सभी लोग समझ पा रहे हैं. तो जो स्टेटमेंट नंबर है यहां पर में
ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल सही है. दे ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, राइट सर मैम. सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 4A आर इन नेचर ऑफ इनेबलिंग प्रोविजन. तो ये बात तो है जाने, रिजर्वेशन जो है वो इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी कि जो सोसाइटी में आप देखेंगे जो मुख्य धारा में जो शामिल नहीं हो पाए हैं उनको क्या करना है, इनेबल करके समाज के मुख्य धारा में शामिल करना है. सो इट इज इनेबलिंग एक्ट. ठीक है ना, आर्टिकल. सो नेचर ऑफ इनेबलिंग प्रोविजन वेस्टिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसीडर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस इफ सर्कमस्टेंसेस सो वारंट. राइट सर मैम. दूसरा, इफ अ सेट लॉ दैट द स्टेट कैनॉट बी डायरेक्टेड. स्टेट कैनॉट बी डायरेक्टेड, अगर स्टेट को डायरेक्ट किया जाता तो कहीं भी आप देखेंगे कि कई जगह आपने देखा, खासकर तमिलनाडु के केस में, आंध्र प्रदेश के केस में आप देखेंगे, तमिलनाडु के केस में कि वहां पर रिजर्वेशन मोर देन 50% कर दिया गया. इंदिरा सानी केस में जबकि कहा गया कि कैप लगा के जुडिशरी के द्वारा 50%, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे क्रॉस 60%. इनफैक्ट एक और भी है, अभी जो आपने देखा है कि हमारे यहाँ कि जो EWS का जो ये जो EB ये 10% जो रिजर्वेशन दिया गया, व्हाट इज दैट, जस्ट फॉरगेट दैट, तो वो भी 50% के क्लॉज को बियॉन्ड जाता है. ठीक है ना. तो आपने देखा क्या है कि जहां 50% का क्लॉज है वहां से भी ज्यादा आपने रिजर्वेशन दे दिया. ये इसलिए कि बिकॉज स्टेट कैनॉट बी डायरेक्टेड टू गिव रिजर्वेशंस फॉर अपॉइंटमेंट इन द पब्लिक पोस्ट. ठीक है. However, if the state wishes to exercise its discretion and make such provision, it has to collect quantifiable data showing inadequacy of representation of that class in public services. So all the three statements are correct one. ठीक है ना. So तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 1, 2, 3 आर करेक्ट वन. ठीक है. सो ये हमने देख लिया. ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है जो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपके पास. So are in the nature of enabling provisions wasting discretion on the state government to consider providing reservation. तो वो उनको डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि आप रिजर्वेशन उनको दे. ठीक है ना, विवेक अधिकार है उनका. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखने क्या कहता है. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 सर. Which of the following is or are the most appropriate arguments in favor of reservation? Which of the following is or are the most appropriate arguments in favor of reservation? ठीक है. So reservation allows an opportunity to address historical wrongs. Number 1. Number 2, reservation allows a country to selectively use the available talent pool. ठीक है, available talent pool. Reservation acts as a buffer that prevents a country to enter the trap of demographic disadvantage. Right, sirs and ma'ams? So आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है. सो देखिए, ये तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रिजर्वेशन अलाउज एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स. ये आपने देखा है कि जो इतिहास में जो हमने देखा है कि जो हमने भेदभाव किया है, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन सभी को क्या करना, रेक्टिफाई करने का समय आ चुका है. ठीक है. सो रिजर्वेशन अलाउज एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स. जो हमने किया है, जो भी हमने भेदभाव किया, जो अपॉर्चुनिटी नहीं दी, और इन सभी को लेकर के. ठीक है. उसके रिजर्वेशन अलाउ अ कंट्री टू सिलेक्टिवली यूज द अवेलेबल टैलेंट. सिलेक्टिवली यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, बट बिकॉज इट इज फॉर ऑल कि इनेबलिंग फैक्टर ना रिजर्वेशन, कि हाँ जो लोग शामिल नहीं उनको भी शामिल करना, तो सिलेक्टिव तो कैंडिडेट हो ही नहीं सकता. तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो रॉन्ग हो गया. रिजर्वेशन एक्ट एज अ बफर दैट प्रिवेंट्स अ कंट्री टू एंटर. ऑफ कोर्स रिजर्वेशन प्रिवेंट्स अ कंट्री टू एंटर द ट्रैप ऑफ डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज. तो हम डिसएडवांटेज नहीं, डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज की बात नहीं हो रही. ऑब्वियसली ये रिजर्वेशन आपको जो है इस बात के लिए रोकता है कि आप डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज में ट्रैप ना हो सके, बल्कि सभी का आप क्या कर सके, जो भी बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स है उन सभी को आप हार्नेस कर पाए. So 1 और 3 statements are correct one. So इसलिए जो A होगा that would be the correct answer. Right sirs and ma'ams? तो ये आंसर क्या हो, 1, 2, 3. ठीक है सर एंड मैम. So we did the 5th question. Now question number 6 हम लोग बात कर लेते हैं. A मैंने डिस्कस कर ही लिया आपसे. Now question number 6 देखते हैं. So question number 6 क्या कहता है? What is question number 6 sir ma'ams? So which of the following is the most appropriate definition of the term sedition when seen in the Indian context? ठीक है ना. भारत के संदर्भ में सेडिशन, ये मैंने हुबहू आप लोगों को करवा भी रखा है. सेडिशन वाला केस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेडिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेडिशन, ये करंट अफेयर्स की क्लास में हो रखा है. सेडिशन का मतलब क्या होता है. ठीक है. तो बिल्कुल ही ये क्या है. ठीक है. सो इसका सीधा सा मतलब क्या है सर, सीधा सीधा सेडिशन व्हेन सीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. राइट सर मैम्स. ये सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इसका आंसर जो है ये देख लीजिए. सेडिशन आप देखेंगे, ये मैंने बता भी रखा है करंट अफेयर्स में. Sedition is defined as an offense committed when any person brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government. ठीक है ना. So sedition is defined as an offense committed when any person brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government. Right sirs and ma'ams? So इतनी बातें सब लोग समझ गए.
So sedition is defined as an offense committed when any person brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government. This is called the sedition. ये मैंने as it is definition भी आप लोगों को करवा रखा था करंट अफेयर्स की क्लास में, अगर आप लोगों को शायद याद हो तो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जी, सो इसको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन्स इन इंडिया। इंटरनेट शटडाउन को लेकर के ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। सो इंटरनेट शटडाउन को लेकर के, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, इन कंट्रास्ट टू द अदर डेमोक्रेसीज अदर देन इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया हैज सीन द लिस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। भारत में सबसे कम इंटरनेट शटडाउन हुआ है। सो माइंड द वर्ड लिस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन, ठीक है ना, इन कंट्रास्ट टू अदर डेमोक्रेसीज। तो वो सब करना नहीं है, बस सोचना क्या है कि दूसरे लोकतंत्र की तुलना में भारत में जो है सबसे कम क्या हुआ, इंटरनेट शटडाउन हुआ है। वी डू एक्सेप्ट कि इंटरनेट शटडाउन हुआ है इंडिया में, लेकिन ये लिस्ट शटडाउन हुआ है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 ये कहता है मेजॉरिटी ऑफ द शटडाउन इन इंडिया वर रिएक्टिव। जो कुछ भी हमारे यहाँ शटडाउन हुआ है ना, मेजॉरिटी ऑफ द शटडाउन इन इंडिया वो रिएक्टिव है, प्रतिक्रियावादी है, ठीक ना। वाइल फ्यू वर प्रिवेंटिव इन नेचर, और में से कुछ जो है वो प्रतिषेधात्मक है, प्रिवेंटिव इन नेचर है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Sirs and ma'ams, आपको मैं बता दूं, it is very up to say in contrast to other democracy, India has the maximum number. It is not the least number. Maximum number, ये भी करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कशन हो रखा है। मैक्सिमम जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन हुआ है इंडिया के अंतर्गत, एंड मेजॉरिटी ऑफ द शटडाउन जो है ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट करेगी नहीं कि रिएक्टिव, समझ पा रही है। सो रिएक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट रिएक्टिव विथ फ्यू वर प्रिवेंटिव नेचर, बल्कि ये शटडाउन जो है प्रिवेंटिव नेचर। ये हमेशा इंडियन डेमोक्रेसी में याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के साइड से दैट कैन नॉट बी अ रिएक्शनरी, रिएक्टिव नहीं होगा, दैट इज प्रिवेंटिव इन नेचर। सो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द शटडाउन हुआ है, दैट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, ठीक है ना। एंड जो है सो लीस्ट जो है फ्यू हुआ है वो क्या है, रिएक्टिव है। सो दिया गया दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया आपके पास। सो इसलिए जो है डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर्स एंड मैम्स? सो इट इज नॉट क्या है लिस्ट, बल्कि ये क्या है, इट इज मैक्सिमम इन इंडिया, ठीक है ना। सो देखिए, इन कंट्रास्ट टू अदर डेमोक्रेसी, इंडिया हैज सीन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शट डाउन सर्स एंड मैप्स, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शट डाउन, ठीक है। सो देखें, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शट डाउन, इंटरनेट शट डाउन, मेजॉरिटी ऑफ शट डाउन इन इंडिया वर प्रिवेंटिव, जिसका टोटल डेटा है 62% का, और जो रिएक्टिव है दैट इज ओनली 38%, ठीक है, 38% इन द नेचर। सो ग्रेटेस्ट नंबर है इंटरनेट शटडाउन का, मेजॉरिटी ऑफ द शटडाउन्स इन इंडिया वर प्रिवेंटिव 62%, while the few were reactive, that is called 38% in nature. Right, sirs and ma'ams, are you getting my point? So दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, आपके बिल्कुल गलत हो गए। तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन पे नजर दौड़ा लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। सो दैट वाज लिस्ट एंड दिस वाज जो मैक्सिमम था, मेजॉरिटी बोला गया रिएक्टिव, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो नाइदर 1 nor 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, Which of the following is or are the most appropriate functions of the parliament? Most appropriate functions of the parliament. ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको रट्टा होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है, ठीक है ना। तो इसमें पहला है ग्रीवांस वेंटिलेशन है, सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, फर्निशिंग लीडरशिप टू द नेशन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें जो है ना ग्रीवांस वेंटिलेशन भी है, दैट इज द करेक्ट वन। सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, सरकार के ऊपर नियंत्रण है, फर्निशिंग लीडरशिप टू द नेशन, ये भी बातें सही है। इसलिए यहां पे जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑल द 3 1 2 3, सो दिस वुड बी द आंसर, डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। सो ये इनके फंक्शंस हैं, दीज आर द फंक्शंस। आप देखेंगे सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल 75, एलिसिटेशन ऑफ सिटेशन ऑफ एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ग्रीवांस वेंटिलेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन है, लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस भी हैं, furnishing leadership to the nation. So these are the functions of the parliament, sirs and maps. Are you getting my points? ठीक है सर। तो ये इनके क्या है, इसके ये पॉइंट्स हैं, these are the points, sirs and maps, ठीक है। So have you got all the questions, sir? So I believe कि there is, if you have any kind of doubt, you could ask me, ठीक है ना। So I believe कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा और बताना था, तो आप ये देख पा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो दिस वर द इजी क्वेश्चन, बट मैं आप लोगों को कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा जजमेंटल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से केसेस नहीं आएंगे, कम से कम केसेस आएंगे। ये तो आपको प्रिपेयर वेल करवाने के लिए हम लोगों की तरफ से ये काम किया जाता है कि आपको थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाए, थोड़ा सा आपको डर लगाया जाए ताकि आप प्रिपेयर करें, आपको डरें, थोड़ा सा अंदर से डर आना जरूरी है, अदरवाइज आप आसानी से कर सकते हैं। जो हमने अभी आपको करवाया भी है, जो मेरे सेशंस में भी चल रहा है, श्योर शॉर्ट में या प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम में, दैट
और ये कॉम्बैट में सारी चीजें करके आप मतलब यू कैन डू बेटर, जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं. सो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप योर डियर्स माय डियर फ्रेंड. तो ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन दिस, ठीक है ना. एंड जो है अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट एवरी कॉम्बैट का स्लाइड वाज देयर और नॉट, लेट मी चेक. सो दैट इज, आई होप दैट इज मिसिंग. एनीवेज कोई बात नहीं है. कॉम्बैट जो है हमारे पास हर एक संडे को कॉम्बैट होता है सर्स एंड मैम्स. कॉम्बैट, इस कॉम्बैट को ज्वाइन कर लिया करें आप लोग. एवरी संडे कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट, ठीक है ना, जो बिगेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. एवरी संडे को होगा, हर एक संडे को होता है सर्स एंड मैम्स. संडे को, इट्स नॉट द फन डे, ठीक है ना, संडे को होता है at 11 AM, ठीक है ना, 11 AM. सो पार्टिसिपेट इन इट, इसमें पार्टिसिपेट करें. और एक इनवाइट कोड मांगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है. यूज दिस कोड PAWAN10. दिस इज द कोड PAWAN10 का कोड अप्लाई करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एवरी संडे at 11 AM सर्स एंड मैम्स. तो ये आपको ध्यान रखना है, सुबह 11 बजे संडे को होता है. एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम. जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको जो है 100% स्कॉलरशिप भी दिया जाता है. सो इट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, बिगेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम. ये है आपके पास बिगेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है सर. तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं. यू शुड ज्वाइन इट, ठीक है ना. इस वीडियो के नीचे भी लिंक दिया गया होगा, आप इसके माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सर्स एंड मैम्स, ठीक है सर्स एंड मैम्स. सो आई होप कि आपका सारा क्वेश्चन हो गया. एंड फिर शाम में 4 बजे मिलते हैं, हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू के ऊपर बात करेंगे, ठीक है. एंड फिर रात के 9 बजे हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट के एमसीक्यू के ऊपर. एंड रात में फिर 10:15 बजे हम लोग बात करेंगे अपने रिवीजन, श्योर शॉट रिवीजन सीरीज के लिए. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन विद लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. मिलते हैं शाम के 4 बजे अपने अनअकैडमी यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे. कोई दिक्कत की बात नहीं, मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर सर.